13 दिन एपिसोड 18। अगले दिन आनंद, गुजरात। कनन उस घर के सामने खड़ा था जिसमें शुभम बैनर्जी कभी रहते थे। ओह, यह घर तो अभी भी वैसा का वैसा ही है और इसको देखकर नहीं लग रहा कि यहाँ कोई सालों से रह रहा है। इस घर का मकान मालिक कहाँ रहता होगा? आसपास से जानकारी निकालनी होगी। कनन आसपास लोगों से पूछताछ कर मकान मालिक का पता निकाल लेता है। बहुत ही अजीब बात है, इस घर का मकान मालिक इस घर से बस 2 गली छोड़ के रहता है, फिर उसने इन दोनों घरों को रेनोवेट क्यों नहीं कराया? कनन मकान मालिक मिस्टर शास्त्री के घर पर पहुंचता है। नमस्ते, आप कौन? नमस्ते, मैं कनन हूँ। आपके घर में बहुत साल पहले मिस्टर शुभम बैनर्जी रहते थे, उनसे संबंधित कुछ बात करनी थी। मुझे उनसे संबंधित कोई बात करने में रुचि नहीं है, प्लीज़ आप चले जाइए। सर, ये किसी की ज़िंदगी और मौत का सवाल है। उनकी पत्नी कोमा में है, उनके बच्चों पर जानलेवा हमले हो चुके हैं। मैंने खुद एक रूह को देखा है। पर क्या आपका राज किसी की ज़िंदगी से ज़्यादा महत्वपूर्ण है? सर प्लीज़ आप मेरी मदद करने, वरना न जाने कितनी ज़िंदगियाँ तबाह हो जाएंगी। ठीक है, अंदर आ जाइए। बताइए, आप क्या जानना चाहते हैं? सर, मैं आपके उस घर के राज के बारे में जानना चाहता हूँ। वो घर क्यों बंद है? कब से बंद है? आखिर कैसा राज दफना है वहाँ पर? शास्त्री का चेहरा बहुत गंभीर हो जाता है। रुचिका नाम था उसका। रुचिका और उसके पापा महेश उस घर में किराए से रहने आए थे। तब मैं नीचे वाले घर में रहता था और उन दोनों को ऊपर वाले घर में रहने की व्यवस्था कर दी थी। रुचिका बस 5 साल की थी जब उसकी माँ उसके सामने एक रोड एक्सीडेंट में गुजर गई थी। तब से रुचिका अपना मानसिक संतुलन खो चुकी थी। उसके पापा उसके साथ यहाँ रहने आए थे। करीब 15 वर्ष की उम्र रही होगी। उसके पिताजी महेश ने मुझे बताया था कि रुचिका को अपनी माँ की मृत्यु के बाद मोनोफोबिया भी हो गया था, मतलब अकेले रहने से उसे डर लगता था। महेश इंश्योरेंस पॉलिसी बेचने का काम करता था। उसके एक क्लाइंट शायद झूठा इंश्योरेंस क्लेम करना चाह रहा था और जब महेश ने साथ नहीं दिया तो महेश को उस क्लाइंट के गुंडे काफी डराने धमकाने घर आने लगे। यूं तो महेश अपनी बेटी को उसके मोनोफोबिया के चलते कभी अकेला नहीं छोड़ता था, पर उस दिन शाम को रुचिका को सोता देख वो चुपके से किराना लेने निकला। उसके दुष्ट क्लाइंट के गुंडों ने उसे वही रास्ते में चाकू मार दिया। फिर उसके घर आए और उसकी बेटी को नींद में ही उठाकर छत पर ले गए। वे शायद जानते थे कि रुचिका मानसिक विकास से कमजोर है और उसका उपहास करने लगे। जब रुचिका की नींद खुली तो खुद को उन दरिंदों के सामने देखकर छत पर से घर की ओर दौड़ने लगी, पर वो गुंडे रुचिका को बार बार पकड़ लेते और वापस सबके बीच लाकर छोड़ देते। वह चीखते हुए फिर छत पर दौड़ने लगी और घर की ओर जाने लगती, पर वो पुनः उसे पकड़ लेते। पूरे समय वह दरिंदे उसका इसी तरह उपहास करते रहे। ये देखकर मेरी रूह भी कांप गई थी, पर फिर भी उस वक्त मुझमें कुछ भी करने की हिम्मत न थी। यह सिलसिला चलता रहा और अंततः छत पर दौड़ते दौड़ते वो दरवाजे से भिड़ी, पर घर पर कोई था भी नहीं। मैं यह सब होते हुए समझ रहा था और देख भी रहा था और आस पड़ोस वाले भी समझ रहे थे, पर यह 1980 दशक की बात थी। कोई उन गुंडों के खिलाफ एक आवाज उठाने को तैयार नहीं था। अंत में उस लड़की को उस घर में ही उन गुंडों ने बंद कर दिया और मुझे भी धमकी दी कि मैं उसका दरवाजा न खोलूं। मैं कमजोर था, मैंने उनकी बात मानी और ना जाने कितने दिन भूखे प्यासे रहकर उस लड़की की उस घर में जान चली गई। आखिर एक दिन बड़े कठोर दिल से मैंने घर को खोला तो घर पूरी तरह बदबू से भर गया था और रुचिका की लाश वहां पड़ी हुई थी। उसके बाद रोज छत पर आवाज आने का सिलसिला शुरू हुआ तो मुझे समझ में आने लगा कि शायद यह रुचिका की आत्मा है। मैं खुद अपना घर खाली कर यहाँ से थोड़े दूर रहने लगा। वो घर सालों तक किराए पर नहीं गया। मैंने उस घर को किराए पर चढ़ाने का ना जाने कितना जतन किया, पर कोई भी उसे लेने तैयार नहीं था। फिर एक दिन शुभम बैनर्जी यहाँ आए। शुभम का रंग रूप काफी महेश जैसा दिखता था। शुभम को ऐसा ही सस्ता घर चाहिए था और मैंने उसे दे दिया। मेरा ऐसा अनुमान है कि शायद रुचिका की आत्मा को ऐसा लगा कि उसके पिताजी महेश वापस आ गए हैं, क्योंकि उसने कभी भी शुभम को परेशान नहीं किया। हाँ, शुभम के मित्र को जरूर चैन से सोने नहीं देती थी। मुझे शक है कि रुचिका की आत्मा ने शुभम के एक मित्र का तो खून भी कर दिया। जब शुभम ने खुद से बंधी उस आत्मा को अपनी सबसे पसंदीदा वस्तु कपिल देव द्वारा साइन किया हुआ एक क्रिकेट बैट से बांधकर खुद को आजाद कर लिया और वह घर खाली करके चला गया, तब मैंने फिर काफी प्रयास किया, पर वो घर किसी ने किराए पर नहीं लिया। छोटा शहर है ना, खबरें और अफवाहें जल्दी फैलती है।
मैंने कई तांत्रिकों को भी बुलाया, पर सबने यही कहा कि यह रूह अपने पापा के साथ ही रहना चाहती है, इसलिए जब तक उसे उसके पापा नहीं मिलते उसे मुक्ति नहीं मिलेगी, और मुक्ति नहीं मिली तो उसे भगाना भी आसान नहीं है। मुझे इसी वर्ष यह ख्याल आया कि क्यों न मैं उस घर की सारी वस्तुएं बेच डालूं, खासकर वो क्रिकेट बैट जिससे शुभम ने उस आत्मा को बांधा था। इस तरह वो आत्मा अगर उस वस्तु से बंधी हुई है तो वो भी वस्तु के साथ ही चली जाएंगी, और मैंने वैसा ही किया। शुभम का ही कोई मित्र उन वस्तुओं में से वो क्रिकेट बैट खरीद कर ले गया था, और उसके बाद से ही घर में छत पर दौड़ने वाली आवाज भी बंद हो गई। इसकी पुष्टि मैंने खुद नीचे वाले घर में एक रात गुजार कर करी। इस तरह मैंने उस आत्मा से छुटकारा पा लिया। पर एक बात मुझे समझ नहीं आई कि वो क्रिकेट बैट जिससे उस आत्मा को बांधा गया था, वो यहाँ से सिंगापुर के उस क्रूज में आई कैसे जिसमें उनकी पार्टी चल रही थी। ओह माय गॉड, इसका एक ही मतलब हो सकता है कि कोई वह गिफ्ट लेकर शुभम तक चला गया और उसे उसने वो बैट गिफ्ट कर दी है। ओह नो, मुझे तुरंत शुभम जी को यह बताना होगा।